नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं इतिहास पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, इतिहास से सबक भी लेना चाहिए और इतिहास को पढ़कर जानकर भविष्य की योजना बनानी चाहिए कि कहाँ गलती हुई पहले, जिसको दोहराए नहीं, और कौन सी नई चीज़ करें जिससे इतिहास में जो कुछ हुआ वो फिर दोबारा ना हो। लेकिन इतिहास को आप ये उम्मीद करें कि वो बार बार दोहराएगा, दोहराता तो है लेकिन किस रूप में। कहा यह जाता है कि इतिहास पहली बार ट्रेजेडी के रूप में दोहराता है और दूसरी बार तमाशे के रूप में। तो ये जो वर्तमान संदर्भ है ऑपरेशन सिंदूर का, उसमें ये कैसे फिट बैठता है, इसके बारे में समझने के लिए ज़रा परिस्थितियों पर गौर कीजिए, इतिहास पर भी गौर कीजिए। इतिहास पर नज़र जो है आसिम मुनीर, जो अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बन गए हैं, उन्होंने भी डाली। उन्होंने क्या देखा? भारत का इतिहास देखा, और ये विभाजन के बाद की बात कर रहा हूँ क्योंकि उससे पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं, तो भारत पाकिस्तान की बात ही नहीं है। 1947-48 में पाकिस्तान ने धोखे से जम्मू कश्मीर के 40% हिस्से पर कब्जा कर लिया। भारत ने क्या किया? भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चला गया। वहाँ से युद्ध विराम की घोषणा हुई। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की किसी शर्त को नहीं माना, भारत की किसी बात को नहीं माना, और आज तक वो जो युद्ध विराम हुआ और उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया, वो आज तक बना हुआ है। बीच में कई बार कोशिश हुई उसको इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने की भी, दोनों देशों में समझौता करके, इस उम्मीद में, इस खामख्याली में कि इससे शांति आ जाएगी, लेकिन उसकी बात फिर कभी करेंगे। अभी बात जो अभी हो रहा, तो आसिम मुनीर ने देखा कि 47-48 में हमने लगभग आधा जम्मू कश्मीर कब्जा कर लिया, भारत कुछ नहीं कर पाया। फिर उसने देखा कि 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हुआ। नेहरू लियाकत समझौता भारत के साथ और ख़ास तौर से भारत के हिंदुओं के साथ शायद आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा धोखा था, जो हमारे ही देश के प्रधानमंत्री ने किया। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? नेहरू लियाकत समझौता 8 अप्रैल 1950 को हुआ। उससे पहले आप याद रखिए, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर चुका था और कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सुनने को तैयार नहीं था, हमारी तो बात ही अलग है। नेहरू इतने बड़े जो है दुनिया के नेता थे, लेकिन पाकिस्तान से अपने देश के हिस्से को नहीं बचा पाए। और ये बात मैं पहले 2-3 बार कह चुका हूँ कि जनरल करियप्पा, जो उस समय हमारे सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था नेहरू जी से कि 1 महीना और दे दीजिए, पूरा कश्मीर ले लेंगे। नेहरू नहीं माने, कैबिनेट से भी बात नहीं की और सीधे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चले गए। और क्या हुआ नतीजा आपको मालूम। और नेहरू लियाकत समझौते को मैं क्यों हिंदुओं के साथ धोखा कर रहा हूँ? उस समय देश के माहौल को ज़रा याद कीजिए, वातावरण जो था। आज जो बांग्लादेश है, उस समय वो ईस्ट पाकिस्तान था। तो ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा भी पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, हिंसा हो रही थी, हत्या, धर्मांतरण, बलात्कार, सब कुछ हो रहा था। और बड़ी संख्या में ईस्ट पाकिस्तान से हिंदू भागकर भारत आ रहे थे, और उसमें भी खासतौर से पश्चिम बंगाल में। देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का खून उबल रहा था। स्थिति ऐसी आ गई थी कि लोग मांग करने लगे थे कि इस समस्या के 2 ही हल हो सकते हैं, एक पाकिस्तान से युद्ध, और दूसरा दोनों देशों के बीच में जो आज़ादी के समय होना चाहिए था वो काम हो, यानी आबादी की अदला बदली। अब नेहरू के लिए ये बड़ी समस्या थी। नेहरू ने विभाजन के समय रोक लिया था इसे, गांधी जी का सहारा लेके, कि जो मुसलमान रुकना चाहे रुक जाए। और गांधी तो खैर ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि ये बंटवारा जो है धर्म के आधार पर हो रहा है। उनका मानना था कि ये ज़मीन का झगड़ा है। कहाँ से ज़मीन का झगड़ा था पता नहीं, उनको किसने बताया, कैसे उन्होंने मान लिया। लेकिन उस समय नहीं हुआ। उस समय जो है, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे सरदार पटेल हो, सब चाहते थे कि आबादी की अदला बदली हो जाए। जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है
जिन्ना ने साफ साफ कहा कि हिंदू मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते, हमको अलग देश चाहिए। और याद रखिए जिन्ना की बात, उन्होंने कहा हमें या तो डिवाइडेड इंडिया चाहिए या डिस्ट्रॉयड इंडिया चाहिए, ये शर्त थी उनकी। ऐसे में नेहरू लियाकत समझौता क्यों हुआ और उसमें जो शर्तें रखी गई उनको सुनकर आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा समझौता था, दोनों देशों के जो अल्पसंख्यक थे उनके हित में। उसमें कहा गया कि दोनों देशों में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन सरकारों पर होगी, यानी पाकिस्तान में हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार और भारत में मुसलमानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार पर होगी। ये भी उसमें प्रावधान रखा गया कि बंटवारे के बाद जो लोग अपना सब कुछ छोड़कर आ गए हैं दोनों देशों में, वो वहाँ जाकर लौटकर, यानी हिंदू पाकिस्तान जाके और मुसलमान भारत आकर अपनी संपत्ति का निपटारा कर सकते हैं। इसके अलावा जो धर्मांतरण हुए हैं उनको अमान्य किया जाएगा। तो ये सुनने में तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन भारत से एक भी हिंदू अपनी संपत्ति लेने पाकिस्तान नहीं जा पाया। उस संधि में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं थी कि अगर पाकिस्तान, या आप निष्पक्ष होना चाहें तो कहिए दोनों में से कोई पक्ष अगर इन शर्तों को नहीं मानेगा तो क्या होगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी नेहरू को। तत्काल रूप से लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए ये समझौता किया गया था कि देखिए हिंदुओं की रक्षा के लिए हम कर रहे हैं कुछ। दरअसल हिंदुओं की रक्षा उनका उद्देश्य ही नहीं था। उनका उद्देश्य था कि भारत में जो मुसलमान हैं वो किसी भी हालत में जाने ना पाए और उनको भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई खतरा ना हो, इसका एक आधार मिल गया, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, कि हम संधि से बंधे हुए हैं, हमको मुसलमानों की रक्षा करनी चाहिए। और भारत सरकार वैसे भी करती और किया। पाकिस्तान ने इसको कभी नहीं माना, किसी भी बात को नहीं माना, तो इसको क्यों मानते? जो धर्म के आधार पर जो मानते हैं कि हिंदुओं को मारना मजहब का काम है, वो भला कैसे इस बात को मान लेते? तो सिलसिला हिंदुओं की हत्या का, बलात्कार का, लूटपाट का चलता रहा, आज भी चल रहा है। बंटवारे के समय क्या जनसंख्या थी हिंदुओं की पाकिस्तान में, और उसके बाद 1971 के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या थी और अब क्या है, ये आपको पता है। धीरे धीरे जो अफ़गानिस्तान में हुआ वही हाल पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा है, उसी ओर बढ़ रहे हैं। तो नेहरू ने तत्काल उसको रोक लिया। इस बात को समझा किसने? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। उन्होंने इस संधि के विरोध में नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस संधि का विरोध किया, लेकिन गंगा जमुनी तहजीब, सेकुलरिज्म, विश्व शांति, इन सब के नाम पर इस समझौते को स्वीकार कर लिया गया और इस समझौते को, इस संधि को स्वीकार किया गया बिना कोई शर्त रखे कि अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा। फिर देखिए, ये बात है 1950 की। उसके बाद 1960 पाकिस्तान ने हमारा 40% से ज़्यादा जम्मू कश्मीर का हिस्सा कब्जा कर लिया चोरी से, धोखे से। नेहरू लियाकत संधि को नहीं माना, हिंदुओं का उत्पीड़न, अत्याचार होता रहा और 1960 में नेहरू ने संधि कर लिया सिंधु जल समझौता, जो पूरी तरह से भारत के विरोध में था। अगर कोई पाकिस्तानी अकेले उसको ये समझौता करना होता, इस संधि को लिखना होता, तो भी वो इतनी एक तरफा संधि नहीं बनाता, उसका प्रारूप नहीं बनाता। नेहरू ने बनवाया और संसद में पूछा गया तो उन्होंने कहा, और उसके साथ साथ उन्होंने पैसा भी दिया कि तुम नहर और डैम बना लो। उनसे पूछा गया कि भाई ये पैसा क्यों दिया? चलिए पानी ज़्यादा दे दिया, लेकिन पैसा क्यों दिया? तो उन्होंने कहा पैसा देकर शांति खरीद रहा हूँ। तो हिंदुओं की हत्या करवा के शांति खरीद रहे थे, पाकिस्तान को पैसा देकर शांति खरीद रहे थे, पाकिस्तान को आधा कश्मीर देकर शांति खरीद रहे थे। ये थी कांग्रेस की नीति। इसके अलावा 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। ये सब करने के बाद
तो हमने जिन हिस्सों पर, जिन महत्वपूर्ण हिस्सों पर कब्जा कर लिया था वो सब छोड़ दिया। और वो सब तो छोड़िए, 1968 में इंदिरा गांधी ने गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है उसकी सीमा के पार पाकिस्तान में 828 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर भारत की फौज ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद वहाँ से हम सड़क के रास्ते कराची पहुँच सकते थे। एक जनरल साहब ने बताया, जिन्होंने वो युद्ध देखा था, उन्होंने कहा कि हम वहाँ तक पहुँच गए थे जहाँ से अगर हम पत्थर फेंकते तो कराची में गिरता, कराची के पोर्ट के पास गिरता। बिना किसी शर्त के, बिना कुछ और लिए इंदिरा गांधी ने वो 828 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पाकिस्तान को दे दी। ये जो गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार है, ये इस देश को अपनी रियासत समझता था। वो समझता था कि हम इसके राजा हैं, जो चाहे ज़मीन, जो चाहे हिस्सा जो है भारत का किसी और देश को दे दें। कच्चा तीर श्रीलंका को दे दिया। और मनमोहन सोनिया की चलती तो सियाचिन पाकिस्तान को दे देते। सोनिया गांधी अपनी वंश परंपरा को निभा रही थी कि कुछ भी हम दान दे सकते हैं, ये तो हमारी जागीर है। मनमोहन सिंह को लगा कि इससे शांति स्थापना की दिशा में उनका बड़ा कदम माना जाएगा, उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाएगा। लेकिन उस समय के सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह ने अंगद की तरह पांव अड़ा दिया कि बड़ी कुर्बानी दी है हमारे सैनिकों ने, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में इसकी सुरक्षा करते हैं, ये तो हम किसी भी हालत में नहीं दे सकते पाकिस्तान को। तो आज सियाचिन बच गया। उसके अलावा आसिम मुनीर ने यह भी देखा कि हम 1990 में हमने कश्मीर घाटी को हिंदुओं से खाली करा लिया, एथनिक क्लिंजिंग हो गई। भारत ने कुछ नहीं किया। और उस समय से जो आतंकवाद का सिलसिला चलने लगा, पाकिस्तान आतंकवादी भेजने लगा, और कब किस शहर में बम विस्फोट होगा भारत के कुछ पता नहीं था। शायद ही कोई बड़ा शहर बचा हो जहां बम विस्फोट ना हुआ हो। भारत ने कुछ नहीं किया। संसद पर हमला हुआ, भारत ने कुछ नहीं किया। कांधार हाईजैक हुआ, विमान अपहरण, भारत ने कुछ नहीं किया। कारगिल का युद्ध हुआ, भारत ने कुछ नहीं किया। ये तीनों भाजपा शासित सरकारों के समय हुआ। उसके बाद मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसे दुनिया भर ने कहा कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। भारत ने कुछ नहीं किया। उसके बाद लगातार हमले पर हमला होता रहा। कभी अफगानिस्तान में हमारे कॉन्सुलेट पर, कभी दुनिया में और कहीं। ये सब सिलसिला चलता रहा और भारत केवल कहता रहा, कड़ी निंदा करते हैं, चेतावनी देते हैं, और डोजियर लेकर दुनिया में घूमता रहा। तो आसिम मुनीर ने देखा कि ये भारत का इतिहास है, अतीत है। भारत बोलता ज़रूर है, करता कुछ नहीं है। तो उसकी हिम्मत बढ़ गई। इसी पृष्ठभूमि में उसने वो भाषण दिया था जिसमें दो बातें कही थी। एक कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, एक साथ कभी नहीं रह सकती। वो बात जो है सैयद अहमद खान और जो है जिन्ना की दोहरा रहा था, टू नेशन थ्योरी की बात कर रहा था। और उसके साथ साथ उसने एक और बात कही कि कश्मीर हमारी शारग है, यानी जगुलर वेन है, यानी गले की जो ये नस होती है, इसको काट दें तो आदमी मर जाता है कुछ ही सेकेंड्स या मिनटों में। इस पर हम कभी समझौता नहीं कर सकते। उसकी ये हिम्मत हुई इसलिए कि उसने भारत का अतीत देखा 1947 से, कि भारत पर हमला करो, भारत को चोट पहुंचाओ, भारत को घायल करो, कुछ भी करो भारत के साथ बुरा, भारत उसका जवाब नहीं देता है। उसने ये भी देखा कि 65 में जो हम हार गए थे हमें वापस मिल गया, 71 में और ज़्यादा हार गए थे वो सब वापस मिल गया, और हमारे युद्धबंदी भी छूट गए।
बदले में हमको एक भी भारत का युद्धबंदी नहीं छोड़ना पड़ा, जो कि संख्या में केवल 54 थे, 54। तो देखा कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है जो अपने ऊपर होने वाले हमले का कोई जवाब नहीं देता। तो उसको लगा कुछ भी कर सकते हैं, तो उसने एस्केलेशन लेडर पर थोड़ा और ऊपर चढ़ गया हुआ। पहलगाम का जो हमला कराया उसने, जो आतंकवादी भेजे उन्होंने धर्म पूछकर मारा। हमारी बहन बेटियों के पतियों को उनके सामने सर पर गोली मारी। यही आसिम मुनीर और पाकिस्तान गलती कर बैठे। वो बीच का एक जो है हिस्सा, एक कालखंड भूल गए। और 2014 के बाद का कि 2016 में उरी हमला हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 में पुलवामा पर में जो है हमारे सुरक्षा बलों पर हमला हुआ तो हमने बालाकोट स्ट्राइक की। ये गलतफहमी हो गई आसिम मुनीर को कि नरेंद्र मोदी भी अपने पूर्ववर्तियों की तरह से हैं। चलिए ये कर लिया, एक सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, एक एयर स्ट्राइक कर ली, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। यही मुझे लगता है कि आसिम मुनीर और पाकिस्तान ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। मोदी को अंडर एस्टिमेट किया, नए भारत को अंडर एस्टिमेट किया। और उसने देखा था, उसको मालूम था कि अगर सिंधु जल समझौता रुक गया तो पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो जाएगा। पाकिस्तान की असली जुगुलर वेन, असली शारग, असली गले की नस कश्मीर नहीं, सिंधु का जल है। लेकिन उसने देखा क्या था? उसने देखा था 47-48 में हमने कश्मीर का इतना बड़ा हिस्सा ले लिया, 65 में जो हारे थे वापस ले लिया, 71 में जो हारे थे वापस ले लिया। मुंबई में हमला किया, कुछ नहीं हुआ। संसद पर हमला किया, कुछ नहीं हुआ। कांधार हाईजैक के जरिए जो है हमने अपने आतंकवादी छुड़ा लिए, कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तान के शहर शहर में हमने बम विस्फोट किए, कुछ नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में घाटी को हिंदुओं से खाली करा लिया, कुछ नहीं हुआ। इनमें से किसी घटना के बाद भारत ने ये नहीं कहा कि हम सिंधु जल समझौते को रोक देंगे। तो उसकी कल्पना से बाहर था। जो प्रधानमंत्री ने बात कही थी ना बिहार की रैली में कि ऐसी सजा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी, तो ये उनकी कल्पना से बाहर था। सीसीएस में 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना होती है, नरसंहार होता है हिंदुओं का, और 23 अप्रैल को सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है और उसमें फैसला होता है कि सिंधु जल समझौते को हम स्थगित कर रहे हैं। फिर बाद में प्रधानमंत्री ने इसे और स्पष्ट किया कि भारत का हिस्से का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। और ये जो हमने कदम उठाए हैं ये हमारा प्रण है, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। इससे दुनिया को भी बता दिया। तो आसिम मुनीर ने सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती की कि मोदी को और मोदी के राज में इस नए भारत को अंडर एस्टिमेट किया। आपको फिर चाइनीज़ फिलोसोफर की याद दिला दें, शुनजू की, उसकी जो आर्ट ऑफ वॉर है उसमें उसने कहा है कि अपने दुश्मन की कमज़ोरी और अपनी ताकत, इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आसिम मुनीर को लगा कि भारत की कमज़ोरी ये है कि वो एक सॉफ्ट स्टेट है। वो किसी भी हमले का, किसी भी आक्रमण का, किसी भी घाव का जवाब नहीं देता है, बस बोलता है। यही वो गलती कर गया। उसने जो परिस्थितियां बदली हैं भारत में 2014 के बाद, उनको अंडर एस्टिमेट किया। भारत की जो तैयारी थी, रक्षा तैयारी, उसको अंडर एस्टिमेट किया। भारत का जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है उसको अंडर एस्टिमेट किया। मोदी जो तैयारी 11 साल से कर रहे थे, चाहे वो राफेल खरीदने की हो, चाहे S-400 की हो, या भारत में निर्मित आकाश तीर और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो, दूसरे हथियार हो,
उन सब की तैयारी पर उसका ध्यान नहीं गया, या उसको उसने नज़रअंदाज किया या ध्यान देने लायक नहीं समझा। दूसरा, उसको चीन से मिले हुए एयर डिफेंस सिस्टम, तुर्की से मिले हुए ड्रोन और अमेरिका से मिले हुए फाइटर जेट F-16 पर बड़ा भरोसा था कि इनके रहते हमारा भारत कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तीसरी गलती उसने की कि उसको जो गुमान हो गया था 1999 से 1998 में जब भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया, उसको गुमान हो गया था कि वो एक परमाणु संपन्न देश है, परमाणु हथियार संपन्न देश है, इसलिए भारत उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेगा, और भारत करने की कोशिश करेगा तो पूरी दुनिया आकर भारत को रोक देगी। फिर कह रहा हूँ, फिर उसको गलतफहमी थी, उसको समझ में नहीं आया कि ये मोदी है, यहाँ ऐसा नहीं होता। पहली बार 1999 से 2025 26 सालों में जब से पाकिस्तान दावा कर रहा है कि वो परमाणु हथियार संपन्न देश है, पहली बार भारत ने बताया कि ये गीदड़ भभकी किसी और को दिखाना। उसका ये जो ब्लैकमेल था, न्यूक्लियर ब्लैकमेल, उसको भारत ने ख़त्म कर दिया। इसकी कहानियाँ अभी बहुत सारी निकल कर बाहर आनी है कि दरअसल पाकिस्तान के पास कोई परमाणु हथियार था भी कि नहीं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपने कुछ परमाणु हथियार सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ रखे थे और स्ट्रेटेजिक दृष्टि से रखे थे कि इस इलाके में कभी ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे। या मान लीजिए कि पाकिस्तान के थे भी, तो भारत ने ऐसा कर दिया, हमारे ब्रह्मोस ने वो हमला किया कि वो चाहता भी उस समय, उस दिन यानी 10 मई को, तो अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता था। चीन के फाइटर जेट 4 खत्म हो गए हैंगर में ही, जबकि हमने एक बार भी पाकिस्तान का एयर स्पेस क्रॉस नहीं किया। पाकिस्तान की वायु सीमा में हम घुसे ही नहीं, बिना उसके ये सब कर दिया। हमारे आकाश तीर, हमारे आकाश S-400 और हमारे MiG-29 और इसके अलावा जो है राफेल, इन्होंने भारतीय वायु सीमा के अंदर से ही ये सब तांडव कर दिया। पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म कर दिया। सबसे बड़ी बात उसका न्यूक्लियर ब्लैकमेल का जो उसका तरीका चल रहा था, उसकी जो रणनीति थी, उसको ख़त्म कर दिया। फिर पाकिस्तान, चीन और अमेरिका, तीनों की रणनीति ये थी कि अगर भारत एस्केलेशन लेडर पे ऊपर जाता है तो भारत को युद्ध में लपेट लेंगे। युद्ध लंबा चलेगा, जो चलन है आजकल का। रूस, यूक्रेन, छोटा सा देश है यूक्रेन, उससे इतना बड़ा देश रूस 3.5 साल से लड़ रहा है। इज़राइल, जिसके सामने हमास की कोई हैसियत नहीं है, 1.5 साल से लड़ रहा है। अमेरिका दशकों तक अफगानिस्तान में लड़ता रहा और छोड़कर भागना पड़ा। तो भारत भी ऐसे युद्ध में, लंबे युद्ध में फंस जाएगा। तो उसका जो विकास का नारा है 2047 में, उसका जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना है, विकसित भारत बनाने का सपना है, वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मोदी ने क्या किया? हम आप बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि, और इसमें सेना के बहुत बड़े बड़े अफसर भी हैं जो कहते हैं कि 2-3 दिन और लड़ना चाहिए था। रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। ये बात सुनने में बिल्कुल अच्छी लगती है कि 2-3 दिन और लड़ते, लेकिन 2-3 दिन और लड़ते तो उसके बाद ख़त्म हो जाता। ये हमारे हाथ में होता कि नहीं, ये पता नहीं। तो मोदी ने क्या किया? आप में से कितने लोगों ने फिशिंग की है? जिन्होंने फिशिंग की है वो मेरी बात को समझेंगे अच्छी तरह से। मछली पकड़ने का काम अगर आपने किया है, तो जब आप कटिया में चारा लगाते हैं मछली के लिए, चारा लगाकर पानी में डालते हैं डोर को, तो इंतज़ार करते हैं कि मछली आएगी वो चारा खाने के लिए
और कांटा उसके मुंह में फंस जाएगा और मछली पकड़ लेंगे। लेकिन जो चतुर फिशिंग करने वाले हैं उनको मालूम है कि दरअसल इसमें सबसे बड़ी टेक्निक, सबसे बड़ी रणनीति होती है टाइमिंग की। मछली ने जैसे ही चारा मुंह में डाला और कांटा उसके मुंह में अटका, अगर तुरंत आपने बाहर नहीं निकाला उसको, डोर को तुरंत बाहर निकाला, मछली आपको मिल गई, शिकार हो गया आपका। आपने देर कर दी तो इस बात की संभावना बढ़ती जाएगी कि मछली उस कांटे से निकल जाएगी। तो मछली उस कांटे से निकल जाए उससे पहले मोदी ने डोर खींच ली। 3 दिन, 7 से देखें तो 10 तक 4 दिन कह लीजिए। वैसे तो कुछ घंटे का पूरा ऑपरेशन था। हमको जो हासिल करना था, हमारा शुरुआती लक्ष्य क्या था कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को सबक सिखाना, उनके जो आतंकवाद के मुख्यालय हैं उनको नष्ट करना और आतंकवादी जो वहाँ रहते हैं उनको मारना, यानी जिन लोगों ने आतंकवादियों को भेजा उनको मारना। और भारत ने पूरी दुनिया को स्पष्ट कर दिया और पाकिस्तान को भी बता दिया कि हमारा लक्ष्य आतंकवादी हैं, आतंकवादी ठिकाने हैं। हमारा लक्ष्य पाकिस्तान की सेना नहीं है, पाकिस्तान की जनता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान वही कहते हैं कि गीदड़ की मौत आती है शहर की ओर भागता है। पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आई। आसिम मुनीर को तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। और भारत ने उसी समय चेतावनी दे दी थी कि अगर रिटेलिएशन हुआ तो उसका और बड़ा जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान ने और आसिम मुनीर ने अभी तक की जो आखिरी गलती की कि भारत के 26 शहरों पर हमला करने की कोशिश की, जिसमें दिल्ली भी शामिल था। और उसके बाद जो हमारी एयरफोर्स ने, हमारी फौज ने किया, वो दुनिया में मिसाल बनेगा, उसका वो इतिहास में लिखा जाएगा कि कैसे मिनटों में पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम, तुर्की के ड्रोन, अमेरिका का F-16, ये सब कुछ नहीं बचा पाए। और जिसका ढिंढोरा सबसे ज़्यादा पीटता था पाकिस्तान, उसका न्यूक्लियर हथियार, वो तो गुफा से बाहर ही नहीं निकल पाया। तो ये युद्ध में और राजनीति में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। भारत के हित में था कि वो लंबी लड़ाई में न फंसे, क्योंकि भारत को पाकिस्तान को सबक ही नहीं सिखाना था, अपने देश का विकास भी करना था, अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी बचाना था। वरना ये युद्ध मान लीजिए अगर 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने चलता, महंगाई बढ़ जाती, तो हम आप जो लोग भी अभी सरकार की, फौज की, मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं, वही लोग गाली दे रहे होते। महंगाई बढ़ा दी, युद्ध करने की क्या ज़रूरत थी, इतना लंबा खींचने की क्या ज़रूरत थी, ऐसा एक्शन लेने की क्या ज़रूरत थी। और फिर वो वही उदाहरण देते, कहते 47, 48 देखो, 65 देखो, 71 देखो, कारगिल देखो, क्या हासिल किया। 2 महीने से ज़्यादा लड़े कारगिल में। 71 और 65 में जो है वो फुल फ्लेज्ड ट्रेडिशनल वॉर हुई। उसके बाद पाकिस्तान बदला क्या? तो मोदी को कैसे गलतफहमी हो गई थी कि इतना लंबा युद्ध लड़ेंगे और पाकिस्तान बदल जाएगा। तो इन सब के मुंह बंद करा दिए हैं मोदी ने। लेकिन जिन लोगों के मन में थोड़ी निराशा है, उनको एक बात सिर्फ याद रखनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। और इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब सिर्फ ये है कि टाइमिंग, जगह और तरीका अगले वार का हम तय करेंगे। और जो CCS की मीटिंग के बाद सरकार ने कहा था, और फिर प्रधानमंत्री ने अभी बीकानेर में कहा कि हमने अपनी फौजों को खुली छूट दे दी थी, वो खुली छूट अभी मिली हुई है, बंद नहीं हुई है। ये कांग्रेसी सरकारों का ज़माना नहीं है जहां फौज के हाथ पैर बांधकर उनसे तैरने को कहा जाता था।
यहाँ खुली छूट है कि गोली चले तो गोला चलाओ। हमारा जो रिस्पांस होगा वो प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, डिसप्रोपोर्शनेट होगा। ये बात पूरी दुनिया को भारत ने बता दी है। तो इसलिए इस समय मोदी के हाथ में पाकिस्तान की टोटी और टेटुआ दोनों है। कब दबाना है, कैसे दबाना है और कितना दबाना है, ये मोदी को तय करना है, हमारी फौजों को तय करना है। हमें आपको सिर्फ समय का इंतजार करना है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।